कोई भी एक छोटा ट्रेडर है, उसको प्रिक्योरमेंट करने के लिए, माल खरीदने के लिए क्या मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए या होलसेलर के पास जाना चाहिए? द स्मार्टर वे इज आप होलसेलर के पास जाओ, छोटी छोटी क्वांटिटी में माल लो। मार्केट प्लेसेस पे पैसा बनता है मिंत्रा पे? मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है। क्या उनको फोन पे देख के व्हाट्सएप के थ्रू स्टॉक ऑर्डर करना चाहिए? पहले तो आप खुद ही जाके अपना सिलेक्शन करो, जब आपको आपके आदमी पे भरोसा हो जाता है तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर दो। आपको क्या लग रहा है स्मॉल बिजनेसेस का क्या फ्यूचर है इंडिया में? मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया कि स्मॉल बिजनेसेस आर इन डेंजर इन आवर कंट्री। कि ऑफलाइन बढ़िया है या ऑनलाइन बढ़िया है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ऑनलाइन और ऑफलाइन की गेम प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, और जैसे हम अगर अपैरल बिजनेस की बात करें तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा बेटर। ऑनलाइन में भी एक तो रहता है अपनी वेबसाइट से सेल करना, एक रहता है मार्केट प्लेसेस लाइक मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सेल करना। तो अगर ऑनलाइन हमें जाना हो तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? आपने क्या एक्सपीरियंस किया? आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं मेरा ओपिनियन दूं तो अपनी वेबसाइट पे चालू करना इज बेटर। अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपनी दुकान को एक ब्रांड बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? एक जबरदस्त पॉडकास्ट आज किया है विनय के साथ। विनय सूरत से हैं, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, लाखों पीसेस डेली के मैन्युफैक्चर करते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्मॉल बिजनेसेस फ्यूचर में बंद होने वाले हैं, क्या एआई उनको टेक ओवर करेगा, स्मॉल बिजनेसेस में एआई का क्या इंप्लीमेंटेशन रह सकता है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल खरीदना चाहिए या होलसेलर से खरीदना चाहिए? जब आप माल खरीद लेते हैं तो आपको प्राइसिंग क्या करनी चाहिए, ऑफलाइन स्टोर पे कितना करना चाहिए, ऑनलाइन स्टोर पे कितना करना चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, परचेज कैसी करनी चाहिए, व्हाट्सएप से परचेज करें या दुकानों पे जाके परचेज करें, होलसेलर्स के पास जाके परचेज करें। मतलब एक ग्राउंडेड वाला पॉडकास्ट है जिससे एक्चुअली आपको सीखने को मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट पूरा देखना और मेरे को बता के जाना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड। विनय, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। कोशिश करेंगे कि आज के पॉडकास्ट में ना लोगों को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस के बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। डन, थैंक यू सो मच भैया फॉर कॉलिंग मी हियर एंड इट्स अ प्लेजर। श्योर। आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, लाखों पीसेस डेली, महीने में बनाते हैं आप, ठीक है? तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई भी एक छोटा ट्रेडर है, उसको प्रिक्योरमेंट करने के लिए, माल खरीदने के लिए क्या मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए या ट्रेडर के पास जाना, होलसेलर के पास जाना चाहिए? लाइक कोई जो छोटा ट्रेडर होएगा जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर वो अपने प्रोक्योरमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा तो मोटे मोटे तौर पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर उनको केटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एमओक्यूज के सिस्टम होते हैं। क्योंकि कोई अगर मैन्युफैक्चरर है और एक अच्छी क्वांटिटी बना रहा है तो वो अपनी फैक्ट्री सेटअप लेके बैठा है, तो उसको कम से कम एक छोटा एमओक्यू तो होता ही है जिसके लिए वो। और अगर कोई नया बिजनेस करता है स्टार्ट, तो मुझे ऐसा लगता है उसको मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो तो वाई डू यू वांट टू स्टक योर कैपिटल इनटू द फॉल्स ट्रैप कि आप एक एमओक्यू दो, कम से कम आपका वो डिज़ाइन चले, माल चले नहीं चले, आपको अभी पता नहीं है। तो आई थिंक आपको द स्मार्टर वेज आप होलसेलर के पास जाओ, छोटी छोटी क्वांटिटी में माल लो, वैरायटी में माल लो, ताकि कौन सा टेस्ट, कौन सा डिज़ाइन आपके यहाँ चलता है उसके हिसाब से व्हेन आपकी सेल बढ़ती है, आपकी क्वांटम बढ़ती है, तो फिर कॉस्ट कटिंग के लिए आप एक मैन्युफैक्चरर के पास जाओ। दैट्स अ स्मार्ट मूव। पर इनिशियली तो मुझे लगता है होलसेलर के पास जाओ, ताकि आप कस्टमर को ज़्यादा कुछ दे सको। अगर आप वैरायटी नहीं दोगे कस्टमर को तो कस्टमर विल नॉट स्टे टू यू। तो अगर वैरायटी के लिए तो मुझे लगता है आप होलसेलर के पास जाओ, दैट्स अ स्मार्ट ऑप्शन। एंड देन आपकी सेल आती है तो ऑफकोर्स आप मैन्युफैक्चर के वो कर सकते हो, आप उनके पास जा सकते हो। अच्छा, और ये होलसेलर्स कितना % कमीशन लेते हैं जनरली? मतलब आप पर्सन कमीशन नहीं बोलोगे पर उनका मार्जिन होगा। तो अब कैसा है, अगर वो भी होलसेलर है और वो अपने रिस्क पे एक स्टॉक इकट्ठा करके बैठा है और वो क्वांटिटी ले रहा है, और ज़रूरी नहीं है ना कि उसने जो माल खरीदा है वो पूरा बिकेगा, तो वो एक बिजनेस लेके बैठा है, तो 10-15% का मार्जिन वाजबी है। और मुझे लगता है व्यवहारिक है। आपको जब अगर आप बिजनेस करने बैठे हो तो आपको सामने वाले के मार्जिन पे नज़र नहीं होनी चाहिए, आपको अपने व्यापार पे नज़र होनी चाहिए कि हाँ मैं वहाँ से माल लेके आऊँ और मैं उसको कैसे सेल कर सकूँ। तो ये एक्चुअली कैसा होता है, मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, सेमी होलसेलर और फिर रिटेलर। तो ये 3-4 स्टेजेस हैं। अगर आप रिटेलर हो और आप सोचो यार मैं मैन्युफैक्चर के रेट में माल मेरे को मिल जाए तो मज़ा आएगा, तो मैं कमा पाऊंगा, तो वो बहुत इलॉजिकल बात है। हाँ, कमा ही पाओगे ना, क्योंकि आप लास्ट स्टेज पे हो और आपको फर्स्ट स्टेज वाली कॉस्टिंग चाहिए, तो आपके पास गैप ही इतना है।
अगर आप तब भी नहीं कमा पाए तो फिर आई डोंट थिंक सो आपको वो लाइन में भी होना चाहिए। पर अगर आप थर्ड लास्ट स्टेज पे रिटेलर हो तो आपको सेमी होलसेलर की तरफ ही देखना चाहिए, ना कि मैन्युफैक्चर की तरफ। क्योंकि आपको उस टाइम आपका इम्पोर्टेंट वो क्या होता है कि मेरे पास वैरायटी होनी चाहिए। और एज ए रिटेलर आप कभी भी मैन्युफैक्चर को नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे, उनकी क्वांटिटीज को नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे, प्लस मैन्युफैक्चर आपको वैरायटी भी नहीं दे पाएगा। एक मैन्युफैक्चर के पास लिमिटेड डिजाइन होंगी क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो लिमिटेड डिजाइन में क्वांटिटी बनाता है। पर आप रिटेलर हो तो आपको कम क्वांटिटी में मल्टीपल डिजाइन्स चाहिए। तो मेरे को लगता है आपको मल्टीपल होलसेलर्स के पास जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक ही होलसेलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप रिटेलर हो या आप छोटा ट्रेडिंग चालू कर रहे हो, मल्टीपल लोगों के पास जाओ, क्योंकि सबके पास डिज़ाइन का लैंग्वेज अलग होएगा, टेस्ट अलग होएगा। सबसे थोड़ा थोड़ा माल लो और फिर आप ट्रेडिंग चालू करो। जो टेस्ट जिसका माल बिक जाता है, जिसका डिज़ाइन अच्छा लगता है, जिसके फिट्स होते हैं, उनसे आप रिपीट माल लेते जाओ, अपनी सेल पे फोकस करो, वो बढ़ाते जाओ। फिर अगर आपकी सेल बढ़ जाती है एक एक्स नंबर ऑफ, तो फिर आप कोई मैन्युफैक्चर को पकड़ो कि मेरे को ये टेस्ट का माल चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए। आप वो तो इट इज़ लाइक कैसा स्टेज बाय स्टेज है, आप सीधा 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। एक दो तीन चार करके जाओगे तो आपको भी मजा आएगा, एंड इट विल बी इजी। लाइक दैट इज द ओनली करेक्ट वे इन माय ओपिनियन। ठीक है। और जब एक कोई भी दुकान चला रहा है इंसान, उसको स्टॉक की जरूरत रहती है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उनको स्टॉक ऑर्डर करना चाहिए, और क्या उनको फोन पे देख के व्हाट्सएप के थ्रू स्टॉक ऑर्डर करना चाहिए? मतलब बिकॉज अभी कैसा है, एक पूरा जो मार्केट का ना परचेजिंग का और सेलिंग का जो तरीका है वो बदल गया है। व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी की वजह से और उस चीज़ की वजह से ना पूरा चेंज हो गया है। तो हमें ये कहना कि क्या उसको ये करना चाहिए गलत होएगा, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स ही वो मांग रहे हैं। तो अगर हम उसके अगेंस्ट बोलते हैं तो हमारे हिसाब से हम जो पॉडकास्ट का हमारा जो एजेंडा है, हम लोगों को एक सही ओपिनियन दे। अगर हम ये सवाल करते हैं कि हाँ क्या हमें ये करना चाहिए, तो फिर वो लोगों के लिए गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। पर जब आप नया काम चालू करते हो तो आपको, जैसे पुराने लोग बोलते थे कि भाई अब देखो, आप जाके देखो कि आपका कहाँ से सामान आ रहा है, यू मेक, आप उसको पहचान लो, उसकी पूरी परख कर लो, यू बैकग्राउंड चेक कर लो। पर फिजिकली जाके एक बार वो कर लो। पर रेगुलरली जब आप बिजनेस कर रहे हो और आपको फोकस करना है अपने बिजनेस पे, तो व्हाट्सएप एंड ऑनलाइन इज दी टूल, वो आपके व्यापार को सरल बनाता है। तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। पर आपको पता होना चाहिए कि मैं जो सप्लायर से माल ले रहा हूँ, उसने जो फोटो भेजी है उसका माल वही क्वालिटी का आता है। नहीं तो क्या होता है कई बारी के जो फोटो व्हाट्सएप पे दिखता है, जो कलर दिखता है, जो फिट्स दिखते हैं, वैसा माल नहीं आता है। तो पहले ही दिन अगर आप फोटो पे परचेजिंग करने लगोगे तो आपकी परचेजिंग में गड़बड़ हो सकती है। तो शुरुआती तौर पे तो आपको जाके विजिट करना चाहिए, ताकि आप वो मार्केट एक्सप्लोर कर सको, आप मार्केट स्टडी कर सको। एक फिजिकल तौर पे आप वो कर सकते हो कि हाँ यहाँ से मेरा माल आ रहा है, उसका क्वालिटी कपड़े का, क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट है। हम कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हैं जो इनटैंजिबल है। हम माल बेचने की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो फिजिकली कहाँ से आपका माल आता है आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो होलसेलर से आप ले रहे हो वो आपको वही क्वालिटी देगा जो क्वालिटी की फोटो आपको भेज रहा है। एक आपका सेटअप हो जाता है, उसके बाद आपको बिल्कुल परचेजिंग व्हाट्सएप से ही करनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा टाइम अपनी रिटेल दुकान पे या ट्रेडिंग दुकान पे दे सको। और परचेजिंग में आप अपनी दुकान नहीं दो। पर इट शुड गो हैंड इन हैंड, पैरेलली है। शुरुआती तौर पे फिजिकली विजिट करो। जब आपको आपके सप्लायर पे भरोसा आ जाता है कि ये चीटिंग नहीं करेगा, या इसका ये क्वालिटी का माल अच्छा ही आता है, जो फोटो भेजता है वैसा ही होता है, या कलर में वेरिएशन नहीं है, डिज़ाइन में वेरिएशन नहीं है, फिर मेरे हिसाब से तो 100% काम फ़ोन पे ही करना चाहिए। क्यों जाके अपना टाइम खराब करना? उससे बेटर है वो टाइम सेल पे दो। पर वो आपको पूरा वो होना चाहिए कि हाँ वहाँ से वही माल आएगा जो उसने फोटो भेजी है। तो इनिशियली यू हैव टू विजिट, देन यू कैन यूज टेक्नोलॉजी टू बाय एंड सेल। श्योर। विनय, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली हेल्प की है ना मेरे बिजनेस में, मैं क्यों इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मार्केट से जाके प्रिक्योरमेंट की जाए। जब मैंने शुरू किया था ना बिजनेस, मैंने अपैरल बिजनेस, ठीक है, वैसे मेरा टेस्ट अच्छा है अपैरल में, डिज़ाइंस में अच्छे से सिलेक्ट कर पाता हूँ, डिज़ाइंस अच्छे से बनवा पाता हूँ। लेकिन मैं जब भी किसी होलसेलर के पास जाता था, इनिशियली जब हमारा बिजनेस छोटा था, क्वांटिटी छोटी थी, तो मैं उनको बोलता था भाई मुझे कपड़े का टेस्ट नहीं पता, आपकी दुकान में जो सबसे टॉप 5 डिजाइन है ना, आप वो मेरे को दिखा दो। मुझे पता है डिजाइन्स, लेकिन मैं ये देखूंगा कि इसने मेरे को वही डिजाइन दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं,
जो एक्चुअली इसके टॉप सेलर डिजाइन्स हैं। करेक्ट। और एक्चुअली मेरे को अगर वो लेट्स से कंसिस्टेंटली 2 बार 3 बार 5 बार की विजिट्स में मेरे को हर बार वही चीज दिखा रहा है जो उसकी टॉप सेलिंग है, तो मेरे को पता चल जाता था यार इस होलसेलर पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। यस। फिर मैंने काम उन पे छोड़ दिया कि आप मेरे को सेलेक्ट करके दो, मैं सिर्फ एक फाइनल सिलेक्शन करूंगा। एक तो ये, दूसरी चीज, जब भी मैं कभी किसी भी होलसेलर के पास जाता था ना, तो मैं उस होलसेलर के पास या उस मार्केट में और जो बायर्स घूम रहे होते थे ना, उनसे मैं बहुत बात करता था। हाँ। क्योंकि मैं बिजनेस में नया था, लेकिन वो लोग 10 साल से 15 साल से 20 साल से बिजनेस कर रहे थे। मैं उनसे पूछता था कि यार मेरे को फॉर एग्जांपल ये 800 रुपए की रेंज वाला ये कॉटन का प्रोडक्ट चाहिए, इसका एक सप्लायर बता दो। वो क्लियरली बता देते थे कि यार तुम मल्होत्रा पे चले जाना, मल्होत्रा के पास इस चीज की अच्छी क्वालिटी है, गुप्ता जी पे मत जाना, जस्ट टेक एन हाँ। एग्जांपल, है यस ना। यस। तो वो लोग जो है ना, वो लोग बहुत गाइड कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप से परचेज करने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, यू हैव टू मेक ऑल डिसीजंस योरसेल्फ। यस। वो आप एक इकोसिस्टम का पार्ट अपने आप को कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए मेरा जो पर्सनल मानना है, मतलब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप भी अपने थॉट्स लोगों के साथ शेयर 100% करें, है। मैं भी अपने लोगों के साथ शेयर 100%। करूं, स्पेशली क्योंकि हम दोनों लोग सेम सेम बिजनेस में बिजनेस हैं, है। यस राइट। यस। एक और चैलेंज आपको क्या लगता है विनय, व्हाट्सएप पे जो हमें फोटोज आते हैं सिलेक्शन के लिए, क्या उन फोटोज में प्रोडक्ट एक्चुअल दिख पाता है कि ये आके ऐसा ही दिखेगा, इवन इफ देयर इज नो प्रॉब्लम विद इंटेंट ऑफ द सप्लायर? नो नो। सो जैसे मेरे लास्ट क्वेश्चन के आंसर में भी मैंने ये बोला था कि भाई पहले तो आप खुद ही जाके अपना सिलेक्शन करो। जब आपको आपके आदमी पे भरोसा हो जाता है तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर दो। ये मैंने अदर लैंग्वेज में वही चीज़ बोली जो आपने बोली कि मैं करेक्ट। इकोसिस्टम में, और आपको मल्होत्रा जी पे भरोसा हो गया है। अब आप मल्होत्रा जी को बोलते हो कि भाई 4 पीस भेजो, आप वही उसमें से सिलेक्ट करते हो। करेक्ट। पर जो इंटेंट की बात है, जो अगर आपको कपड़े की फील फॉल, रंग देखना है, डिज़ाइन देखनी है, तो फोटो में कभी भी वैसा नहीं दिखेगा जो रियलिटी में दिखता है। क्योंकि या तो फोटो उसको बहुत अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा कैमरा मैन है तो एकदम क्लासिक आपको एडिटिंग करके देगा, तो आपको जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उससे बहुत बेटर फोटो दिख रही है, तो एक्चुअली में तो माल वैसा है नहीं। और अगर बहुत खराब कैमरा मैन है तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उससे बहुत गंदा माल दिख रहा है, तो भी माल वैसा है नहीं। तो ये तो कैसा है भैया, ये एक टूल है जो प्रेजेंटेशन को इजी करता है मेरे लिए। मेरे को ऐसा लगता है फोटोग्राफी, कैटलॉग, फोटोज और शूट्स प्रेजेंटेशन को इजी करता है। इट जस्ट हेल्प, वो खाली मदद करता है कि आप आपकी सेल और बेटर कर सकते हो। क्योंकि हर एक आदमी सूट, जैसे आपने किसी को भी सूट दिखाया या किसी को भी मैंने कुर्ती दिखाई, तो कोई भी कस्टमर शायद इमेजिन नहीं कर पा रहा कि ये इसका फॉल कैसा आएगा, मेरे अनारकली के जो सिलवट है उसका घेरा गिरेगा कैसे। तो मैंने शूट ऐसा कराया हुआ है कि वो मेरा घेरा जो गिर रहा है ना वो दिख रहा है, तो मैं मेरे कस्टमर को दिखाता हूँ कि देखो मैडम आप पहनोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, ये घेरा ना आप घूमोगे ना वीडियो में तो वो जो घूम रहा है ना ये ऐसा घूमेगा। तो आई थिंक वो एक खाली यूजफुल टूल है टू शो हाउ विल योर प्रोडक्ट फॉल, फील कैसे आएगी उसकी। पर एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा दिखता है, क्या कपड़े की फील है, वो तो आपको ना फिजिकली जो हो सकता है ना उसका कोई कंपटीशन नहीं है। फिजिकली उसकी आप पहचान अच्छे से कर पाओगे, उसका 1 to 10 में रेटिंग अच्छे से, मतलब जो भी आपको देखना है ना फिजिकली का कोई मुकाबला नहीं है। ऑनलाइन फोटो वगैरह तो मेरे हिसाब से एक टूल है जो खाली आपको एक्सपीरियंस बेटर करा देती है एंड कस्टमर के लिए। ओके, वंडरफुल। अच्छा विनय, अब आप अपने बिजनेस में थर्ड जनरेशन है। हाँ। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं पहले ठीक चल रहे थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई हैं वो बिजनेस को बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर पाए। हाँ। इसका क्या रीजन है? तो भैया 2 रीज़न है एक्चुअली। कैसा है कि 2 चीज़ें पूरी बदल गई। सबसे पहला बदल गया एनवायरनमेंट और डायनामिक्स। खरीदने बेचने का जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो गया। प्लस जो ओवरऑल चेंज आया है इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी की वजह से, और ह्यूमन बिहेवियर में कंज्यूमर बिहेवियर इस तरीके से बदल गया है कि अपन को समझने में उसको टाइम लगेगा। तो जब तक हमको जो टाइम लग रहा है ना कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट स्टडी करने में, वो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसकी वजह से नई जनरेशन या जो पुराने लेगेसी बिजनेसेस हैं वो स्टेगनेंट हो गए, वो इतना फास्ट तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, स्केल नहीं कर पा रहे हैं। प्लस जब मार्केट इतना डायनामिकली चेंज हो गया तो कैसा होता है, हर कंट्री या हर जगह का ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंप्लायंसेस और रूल्स एंड रेगुलेशन। जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की,
वो इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप इसके काउंटर में आप ऐसा बोलोगे कि इंडिया में ही तो इकोसिस्टम चेंज नहीं हुआ है, दूसरी सब कंट्रीज में भी चेंज हुआ है, पर उनके बिजनेसेस तो फ्लरिश कर रहे हैं और वो लोग तो इनफैक्ट 3x 10x इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रोल आता है कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे कंप्लायंसेस हैं, जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है कंट्री का बिजनेस को लेके, वो इतना स्मूथ नहीं है कि जितना ड्रास्टिकली चेंज कंज्यूमर बिहेवियर में आ रहा है, जितना ड्रास्टिकली चेंज व्यापार करने के तरीके पे आ रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। हम जितना भी माल बनाते हैं हम इंडिया के लिए नहीं बनाते, या कोई भी देश अपने कंट्री में जो भी माल बना रहा है वो सेल्फ सफिशिएंट के लिए नहीं बना रहा है, वो माल बना रहा है ग्लोबल मार्केट के लिए। तो ग्लोबल मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे बिजनेसेस उस तरीके से स्केल नहीं कर पाएंगे। अच्छा विनय, अब एक बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की। हाँ। अब तो बहुत डिबेट चल रही है, मतलब 100%। पहले एक फेज था जब जो लोग ऑफलाइन थे वो ऑनलाइन जा रहे थे, अभी एक फेज आ गया है कि जो ऑनलाइन है वो स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, ऑफलाइन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ना मार्केट में कंफ्यूजन है कि ऑफलाइन बढ़िया है या ऑनलाइन बढ़िया है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की गेम प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। और जैसे हम अगर अपैरल बिजनेस की बात करें तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मैंने दोनों चीज़ ट्राई करी है। मैंने ऑनलाइन बिजनेस भी ट्राई किया है और काफ़ी साल ऑनलाइन बिजनेस किया है, ठीक है। और मैं ऑफलाइन तो कर ही रहा हूँ बिकॉज मैं थर्ड जनरेशन हूँ, मेरे से पहले की दो जनरेशन ने भी ऑफलाइन किया है, मैं भी वापस ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा, ऑफलाइन बिजनेस ही बेटर क्यों है, क्योंकि ना वो आपको इकोसिस्टम से कनेक्टेड रखता है। ऑनलाइन बिजनेस आपको कई बारी वो इमेज दिखाता है जो इमेज है ही नहीं, वो डिमांड दिखाता है जो डिमांड है ही नहीं। वो चीज़ ऑफलाइन में नहीं होगी। ऑफलाइन में अगर डिमांड नहीं होगी तो आपको दिखेगा डिमांड नहीं है, वहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन ज़ीरो हो जाता है। जबकि ऑनलाइन में मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, सारा कुछ ऑप्टिक्स का गेम है। जैसे मतलब ये तो क्या है, बहुत आई थिंक कस्टमर इतना स्मार्ट हो गया है कि उसको भी पता है ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। जैसे ऑनलाइन में 80% डिस्काउंट दिखाते हैं, छोटे बड़े ब्रांड्स न्यू कलेक्शन पे भी 30% डिस्काउंट दे देते हैं। आप नए माल पे 30% डिस्काउंट कैसे दे सकते हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आदमी धंधा करने बैठा है वो धंधा करने बैठा है, वो सेवा करने नहीं बैठा है। तो अगर मैंने आज कोई कुर्ती लॉन्च करी है और मैं उस पर 30-40% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो प्योर ऑप्टिक्स की गेम है। ऑफलाइन में ये ऑप्टिक्स की गेम नहीं चलती है। न्यू कलेक्शन, आप जैसे कोई भी स्टोर में जाते हो तो न्यू अराइवल्स पे कोई डिस्काउंट दिखते हैं क्या? कभी भी देखें, मेल हो चाहे फीमेल अपैरल में, आप कोई भी ब्रांड्स में जाओ, नहीं। पर बिकॉज ऑनलाइन में सब कुछ ऑप्टिक्स का गेम है, क्योंकि कस्टमर बिहेवियर, लोग सोचते हैं कस्टमर का बिहेवियर हो गया डिस्काउंट देख के परचेज करेगा। तो 1000 रुपए की चीज़ को 1300 दिखाओ, 300 रुपये डिस्काउंट कर दो, माल उतने का ही है, बिक भी उतने में रहा है। पर ये जो फॉल्स सारा वो चल रहा है ना ऑनलाइन, जो ये पागल बनाने की जो सारी तरकीबें चल रही है कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए हम बर्न पे बर्न करे जा रहे हैं, मार्केटिंग पे मार्केटिंग करे जा रहे हैं, जो रूथलेस ब्रूटल कंपटीशन क्रिएट हो गया है, वो भी डिस्गाइज डिमांड पे, वो भी डिस्गाइज डिमांड पे ब्रूटल कंपटीशन हो रहा है। नहीं तो कैसा होता है कि जब हमको पता है जब मार्केट में तेजी होती है ना तो सब पे तेजी होती है, जब मार्केट में मंदी होती है तो सब पे मंदी होती है। ये बेसिक रूल है, हर इंडस्ट्री का रूल है। ऐसा नहीं है कि किसी पे तेजी है और किसी पे मंदी है। प्रोडक्ट के बेसिस पे, कोई ब्रांड के बेसिस पे जो थोड़ा बहुत सेल अप डाउन होती है, अब उसको मत कंपेयर करो। हम मोटे मोटे तौर पे एवरेज बात कर रहे हैं, हम पूरे बाजार की बात कर रहे हैं, हम पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन ऑफलाइन में मुझे तो लगता है कि ऑफलाइन एक रियल चीज़ है, ट्रू है। आपको उसमें कोई इतनी धांधली नहीं पता होती है जितनी धांधली ऑनलाइन में दिखती है। ऑनलाइन के ये बेनिफिट है कि आप ये बोल सकते हो कि साउथ इंडिया में बैठा आदमी नॉर्थ इंडिया का माल देख सकता है। हाँ, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिट। बट पूरा पूरा फोकस या पूरा पूरा मार्केट ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो कभी भी जाएगा, स्पेशली अपैरल में। कस्टमर को भी तो भरोसा नहीं था। और आप देखोगे ना तो ऑनलाइन में भी ना कुछ एक इतना ही टिकट साइज है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार के पीस हैं जो ऑनलाइन में बिकते हैं। 4 हज़ार से महंगे पीस जब खरीदने होते हैं तो क्यों लेडीज या कस्टमर क्यों ऑफलाइन ही जा रहा है? क्यों उसका माइंडसेट ऑनलाइन पे नहीं बैठ रहा है? एक ट्रस्ट इशू, डिलीवरी प्रॉब्लम्स तो एज आप भी सेम उसमें हो, आपको भी होंगे कि बीच में माल चोरी हो जाता है। मैंने एक्चुअल कुर्ती भेजी है, वो सामने वाला जब पैकेट खोलता है तो अंदर कुछ और ही निकलता है।
तो मतलब ये सारे जो चैलेंजेस हैं, जो फॉल्स ट्रेड के चैलेंजेस हैं कस्टमर को, और ये सब है, ये सब चीज़ें ऑफलाइन में नहीं होती है। अपने दुकान पे आया, अपने सामने उसने माल लिया, उसको वही मिला है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन इज बेटर। और मुझे लगता है कि एक छोटा टिकट साइज तक आप ऑनलाइन में कितनी भी बड़ी गेम कर सकते हो, पर एक टिकट साइज के ऊपर आपको जाना है तो आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। और शायद इसीलिए भी सारे बड़े ब्रांड्स अपने स्टोर खोल रहे हैं। ठीक है। आपने मंदी की बात की कि जब मंदी होती है तो हर जगह होती है, मतलब मंदी की क्या डेफिनेशन है? आप जो रिसेशन आया था 2008 में उसकी बात कर रहे हो, हाँ, या जो हर साल व्यापारी बोलता है मई में तो बहुत मंदा है, सितंबर में बहुत मंदा है, आप उस मंदी की बात कर रहे हो? तो ये जो छोटी बड़ी मंदी आती है मई सितंबर में मंथली, जो व्यापारी बोलता है, ये तो मुझे लगता है ये व्यापारी को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हर साल आ रही है। तो ये तो मार्केट ट्रेंड है, ये मंदी नहीं है। मई के महीने में माल नहीं बिकता है, उसका सीजनल रीजन है। समझ रहे हो? जब वेदर चेंज होता है, जब गर्मी से बारिश आएगी या सर्दी से गर्मी आएगी, तो वो उस चीज़ की वजह से जो मार्केट स्लो हो रहा है, तो वो तो हर साल का ट्रेंड है। वो एक्चुअल मंदी नहीं है। मंदी तो कैसे होती है? जैसे अब चल रहा है जो मार्केट, यू डोंट नो वेयर द मार्केट इज गोइंग। एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। मैन्युफैक्चरर भी कंफ्यूज्ड है, होलसेलर भी कंफ्यूज्ड है, रिटेलर भी कंफ्यूज्ड है। इसको मंदी बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बिक रहा है। अगर मेरा माल नहीं बिकता है तो ये बात है कि मेरा माल अच्छा नहीं है। पर बाजार चल रहा है तो मतलब बाजार में मंदी नहीं है, हम उसको मंदी नहीं बोलेंगे। पर जब पूरा बाजार ही ठंडा है, किसी का भी नहीं बिक रहा है, और आदमी बेचने के लिए अपनी कॉस्ट से भी नीचे माल करके बेच रहा है, हम उसको मंदी बोलते हैं। जो पूरे जैसे 2008 का अगर आपने एग्जांपल लिया, तो जैसे वो जो रिसेशन है, इट वाज अ वेरी बिग, वो एक वंस इन अ ब्लू मून वाला है। पर हम समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे उसको कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, हर साल में वो फिक्स महीनों में मंदी आती है, उसका मंदी मत बोलो। अब उसको ये बोलो वो मार्केट ट्रेंड है, वो साल में उस महीने में धीरे ही होता है। तो अच्छा है, आपको पता है मई महीने में माल नहीं बिकेगा, तो आप फोकस करो प्रोडक्शन पे। मुझे तो विनय ऐसा भी लगता है कि जो व्यापारी है जिसका माल नहीं बिक रहा होता है, वो देखो, एक तो मार्केट स्लो है, वो एक रियलिटी है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग जब उनका माल नहीं बिकता है, उनकी सेल नहीं होती है, तो अपने दुकान को बेटर बनाना, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना, अपने अच्छे सेल स्टाफ हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, इन चीज़ों पे काम करने की जगह वो खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हर जगह ही नहीं बिक रहा है तो मेरा भी नहीं बिक रहा है। हाँ, तो वो अपने पड़ोसी के पास जाएगा, अरे रमेश आज तो यार 4 बज गए अभी तक बोनी नहीं हुई है, रमेश हाँ, कहेगा अरे यार मेरी भी बोनी नहीं हुई है। तो दोनों अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, नहीं है। किसी का नहीं बिक रहा है। सही। और मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यही है, लोग अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं। हाँ, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, हर मार्केट में आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे जिसने पिछले साल ही मर्सिडीज ली है, आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसने 6 करोड़ का बंगला लिया है, वो उसी मार्केट में बैठा है और बैठा वही है। बिजनेस कर रहा है। हाँ, तो यस। रमेश का नहीं चल रहा था तो सुरेश का कैसे चल रहा है? हाँ, हाँ, सुरेश का इसलिए चल रहा है क्योंकि सुरेश जो है ना, रमेश के जाके आगे जाके रोता नहीं है, रोता अरे है। 4 बज गए बोनी नहीं हुई है भाई, हाँ, एक भी रुपया नहीं आया है। वो अपनी दुकान को कंसिस्टेंटली बेटर कर रहा बेटर है। कर रहा है, तो यस। मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है कि ज्यादातर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो बाजार है ना, उसमें ये जो रोना धोना है ना, हाँ, ये जब हमारे पापा थे तब से ये मतलब हमेशा से चलते जा चलता रहा आ है। रहा है, तब यस। भी मैं लोगों को सुनता था मार्केट में, अरे यार अब तो काम ही नहीं रहा। फिर जब हाँ, मोदी गवर्नमेंट आ गई तो 2016 में 14। शायद वो हाँ, डिमोनेटाइजेशन हो गया था, मोदी ने तो दुनिया खा ली, फिर हाँ, जीएसटी आ गया, जीएसटी ने तो दुनिया खा ली। अब तो कोई जीएसटी या कुछ भी नहीं आ रहा है, अब भी उनका रोना धोना चल ही रहा चल है। ही रहा तो है। जिन लोगों को रोना है ना विनय, उनके बिजनेस कभी ग्रो नहीं होंगे, यस, मेरे को यस। पर्सनली ऐसा लगता ऐसा ही है। है, ऐसा ही है फिर। अभी हम बात कर लेते हैं, हमने ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात करी है। ऑनलाइन में भी एक तो रहता है अपनी वेबसाइट से सेल करना, एक रहता है मार्केट प्लेसेस लाइक मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सेल करना। तो अगर ऑनलाइन हमें जाना हो तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? मतलब आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं मेरा ओपिनियन दूं, तो अपनी वेबसाइट पे चालू करना इज़ बेटर। क्योंकि आप ऑनलाइन क्यों जा रहे हो? आप ऑनलाइन इसलिए जा रहे हो ताकि आप ज़्यादा कस्टमर तक रीच कर सको, और आप आपकी स्टोरी बोल सको। राइट, आपको आपकी कहानी बतानी है कि मैंने ये ब्रांड क्यों चालू करी, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और मैं क्यों ऑनलाइन जाना चाहता हूँ। जब आप मिंत्रा वगैरह पे जाओगे तो आप आपकी कहानी नहीं बोल सकते हो। इट्स मिंत्रा स्टोरी यू आर सेलिंग देयर। आप उनकी सेल बढ़ा रहे हो, हाँ अनडाउटेडली आपका बढ़ रहा है, पर आप उनका कस्टमर बेस यूज कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है जब काम चालू करना है, अपनी स्टोरी बोलनी है, तो यू शुड हैव योर ओन वेबसाइट। आपको खुद की कहानी होनी चाहिए, और आपको स्केल करने के लिए मिंत्रा को यूज करना चाहिए।
आप मेरी बात समझे, क्योंकि मिंत्रा के पास जितने लाखों कस्टमर है उतने लाखों कस्टमर आपको करने में गॉड नोस कभी हो भी नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, हम compete कर ही नहीं सकते उनके साथ। तो ये बोलना एकदम गलत होएगा कि अपनी वेबसाइट से काम करना चाहिए। पर स्टोरी टेलिंग, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका विजन, आपका मिशन, आपको जो कंज्यूमर को कहानी बतानी है वो बताने के लिए आपको आपका ही प्लेटफॉर्म लगेगा। पर आपको जब स्केल करना है तो आपको मिंत्रा को यूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको दोनों जगह काम करना चाहिए, और कीप एज मतलब जितना नेचुरल रख सकते हो ना उतना नेचुरल रख के अपनी कहानी बोलने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल दैट इज़ व्हाट वो बिक रहा है और वही कंज्यूमर को चाहिए। ऑथेंटिसिटी उससे ही आती है, कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ के लिए मैं 1500 2000 3000 दे रहा हूँ, जो ब्रांड को मैं अपना हार्ड अर्न मनी दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट, या वो भी कोई और की तरह बस कहीं से भी माल ला के अपना लेबल लगा के दे रहा है, या उसको भी कुछ पता है कि नहीं। तो अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, डू इट थ्रू योर वेबसाइट, डू इट थ्रू योर सोशल मीडिया पेजेस। एंड जब आपको स्केल करना है, यूज़ प्लेटफॉर्म्स लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी है, एंड पैरेलल चलता है भैया। आपको जब बिजनेस करना है ना तो आप एक ही चीज़ पे नहीं रह सकते हो आप, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो यू विल हैव टू चूज कौन से फेज में आपके बिजनेस के आपको कौन सा स्टेप लेना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खाली आपकी वेबसाइट करो या खाली मिंत्रा करो, मेरी नज़र में यू विल हैव टू डू बोथ। और कैसे करना है आज जस्ट लाइक मैंने बताया। मार्केट प्लेसेस पे पैसा बनता है मिंत्रा पे? मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है तो मैं मेरे मतलब, और मेरी जनरली भी किसी से बात होती है तो मैं बोलता हूँ कॉरपोरेट्स के साथ काम करना है तो इट इज़ लाइक आपका 20% ऑफ द बिजनेस ही खाली कॉरपोरेट्स के लिए होना चाहिए, अगर आप बिजनेस मैन हो, ठीक है ना। क्योंकि आप जब बिजनेस करते हो तो आप यही सोच के बिजनेस कर रहे हो कि यू हैव टू, बिजनेस की कोई एज नहीं होती है ना, वो चलता ही रहेगा, दैट इज हाउ इट इज बिजनेस। तो अगर आप कॉरपोरेट्स के साथ बिजनेस करने चाहते हो ना तो एक टाइम के बाद डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, और कॉरपोरेट्स को पता है कि कोई भी ब्रांड को पता है कि ये सिर्फ हमारे ऊपर हमारे बेसिस पे ही सेल कर रहे हैं, हमारे उस पे ही बेच रहे हैं। तो हमारा बिजनेस ना बहुत ज़्यादा तरीके से उनके हाथ में होता है, मतलब अगर हम घोड़े हैं पर लगाम उनके हाथ में है, समझ रहे हो, वो टाइप का काम हो जाता है। मिंत्रा पे या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स पे अब आजकल पॉलिसीज हो गई है, यू विल हैव टू डू पेड मार्केटिंग, कंपलसरी प्रमोशन करने पड़ेंगे। अब प्रमोशन नहीं करते हो सेल नहीं आती है, ऑर्गेनिक सेल्स होती ही नहीं है। तो फिर वो सारी चीज़ें कैश बर्न है। और मुझे लगता है कि टेक्सटाइल्स और अपैरल्स ऐसी कमोडिटी नहीं है, हाई वैल्यू कमोडिटी नहीं है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्चा कर सकते हो, क्योंकि इसके टिकट साइज ही बहुत छोटा है। 1000 रुपए की चीज़ बेचनी है, अगर मैं 500 रुपये मार्केटिंग पे लगा रहा हूँ, मतलब 50% अगर मेरे को मार्केटिंग कॉस्ट है, तो वो मेरे हिसाब से ये अपैरल बिजनेस को जस्टिफाई नहीं देता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वैल्यू बहुत छोटा है। कोई हीरा जवाहरात सोना चांदी अपन बेच रहे हो जिसका टिकट साइज लाखों में हो, तो हम उसके ऊपर इतना मार्केटिंग का खर्चा करें, लैंड्स हैं जैसे प्रॉपर्टी है, तो उसकी बात अलग है। पर जिसका टिकट साइज ही 1000 रुपये का, एवरेज इंडियन कंज्यूमर का ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री का टिकट साइज ही 600 से 800 रुपये। ये ऑनलाइन की मोटा मोटा अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं हर प्लेटफॉर्म की। तो मेजरली 600 से 800 रुपये की चीज़ के लिए आपको 300 400 रुपये मार्केटिंग में देना पड़ेगा, तो फिर आई थिंक दैट्स अ फॉल्स ट्रैप। डोंट यू अंडरस्टूड, थिंक? वो अंडरस्टूड। मिंत्रा के लिए बेनिफिट है ना, उसको मार्केटिंग का पैसा मिल रहा है, कपड़े बेच के तो वो भी नहीं कमा रहा है, वो भी मुझे प्रमोशन में कमा रहा है। इनफैक्ट मिंत्रा को भी नहीं मिल रहा है, मेटा को मिल रहा है। हाँ हाँ, मेटा को मिल रहा है, ना करेक्ट। मिंत्रा कमा रहा है, ना हम हाँ, कमा रहे हैं, हम मेटा कमा रहा मेटा है, कमा रहा और है। और गवर्नमेंट कमा रही है टैक्सेस में। हाँ ये वो एक अलग ही टॉपिक है, वो अपन नहीं लेके आए तो अच्छा है। नहीं, निर्मला ताईज के बारे में तो मैं बात करूंगा नहीं, पॉडकास्ट में। पर मुझे लगता है फिर अगर बिजनेस आप, की बात हो रही है तो तो। फिर आपको उनकी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो आप ऐसे आदमी की बात करो जिसको बिजनेस का नॉलेज हो। हाँ, जिनको बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है उनके बारे में बात करना ही गलत नहीं, होगा। लेकिन आप जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक हाँ, है, तो कपड़े में 2500 से ऊपर का अगर प्राइस है तो 18% जीएसटी है। जीएसटी है। तो भाई मैं 1 करोड़ की सेल कर रहा हूँ तो मैं 18 लाख रुपए तो दे रहा हूँ ना। यस तो यस। आई विल हैव टू, मतलब 18% तो आजकल बिजनेसेस में प्रॉफिट्स नहीं है। नहीं। प्रॉफिट्स 5-7% है, और 18% अगर एक मेजर पोर्शन जीएसटी में जा रहा है, तो दैट्स अ बिग। एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अ, आपके हिसाब से, लेट्स से हम वेबसाइट से सेल कर रहे हैं, या मिंत्रा से कर रहे हैं, या दुकान से कर रहे हैं, तो मैं अगर कोई प्रोडक्ट आपसे 1000 रुपए का ले रहा हूं तो मुझे उसको कितने का प्राइस करना चाहिए स्टोर पे? तो आई थिंक ऑनलाइन तो कम से कम 3x
तो मिनिमम बेयर मिनिमम किसी को भी करना ही चाहिए। एंड देन इफ इट्स अ गुड ब्रांड 3.5 4x, इट डिपेंड्स उनकी सेल कैसी है। क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए इतना ज़्यादा आजकल पेड प्रमोशन के बिना कुछ भी नहीं होता है भैया। यू नो इट वेरी वेल बिकॉज आप सेम ही बिजनेस में हो, आपको पता है पेड प्रमोशन के बिना देयर इज नथिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करो तो आपकी विजिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। ऑर्गेनिक सेल करके या ऑर्गेनिक ब्रांड ऑथेंटिसिटी करके कुछ भी नहीं है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी कोई चीज़ रील वील वायरल हो गई और चल गए, तो वो किस्मत वाली बात है। तो किस्मत को लेके तो हम धंधा कर नहीं सकते हैं, धंधे के लिए तो गणित ही काम आएगी। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए 3x तो आई थिंक मिनिमम करना ही चाहिए कोई भी ब्रांड को ना, क्योंकि उतने खर्चे मार्केटिंग के ही लग जाते हैं। 3x करते हो उसमें से 1.5x तो आपकी कॉस्टिंग है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न, फिर डैमेज डिफेक्ट, फिर गलत माल आ जाता है, आप उसके लिए मेल पे मेल करते रहो। कॉर्पोरेट्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सामने से कंप्यूटर जवाब देता रहता है, हम्म। कोई आदमी नहीं है, एक्सक्यूज मी, तो कोई आदमी ही नहीं है जिसको हम वो कर सके कि वो अपने को रिप्लाई करे। तो 3x 4x तो ऑनलाइन करना ही चाहिए। ऑफलाइन के लिए आई थिंक ऑफलाइन की जो कॉस्टिंग की गेम होती है ना, वो बहुत ऑनेस्ट होती है। आपके जितने एक्चुअल फिजिकल खर्चे हैं वो आप उसके हिसाब से आपकी ऑफलाइन की कॉस्टिंग कर सकते हो। ठीक है ऐसा है। विनय, अब बात कर लेते हैं डिजाइनिंग की। ठीक है, दो आप अपैरल बिजनेस से हैं, मैं भी अपैरल बिजनेस से हूँ, लेकिन डिजाइन्स तो हर बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं। करेक्ट है। तो जो डिजाइन्स हमें प्रोडक्ट के डिजाइन्स जो मार्केट में दिख रहे होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है? वो डिजाइन्स कहाँ से आते हैं? तो हमको जो मार्केट में दिख रहे हैं वो तो भैया वो डिज़ाइंस बहुत उनका सोर्स हम देखने जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इट इज़ लाइक फाइंडिंग निडल इन हेस्टैग, क्योंकि सब कुछ कॉपी है फैशन इंडस्ट्री में, नथिंग इज ओरिजिनल, है ना। फिर ये टॉपिक आएगा यार ओरिजिनलिटी भी तो चाहिए। आप तो ऐसा बोल रहे हो, आप फैशन इंडस्ट्री में हो, तो वो बहुत कैसा है कि क्योंकि हम लोगों को एक करेक्ट ओपिनियन देने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो जो सही चीज़ होगी वही बोली जाएगी। वी कैन नॉट शुगर कोट थिंग्स टू, मतलब हम कोई गलत ओपिनियन देने के लिए मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो ओरिजिनल डिज़ाइंस तो मैंने लास्ट टाइम भी मेरे एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था जिनके साथ हुआ था कि पेरिस वेरिस इटली में कहीं कंट्री साइड में देयर सम आर्टिस्ट सिटिंग जिसने कुछ इंस्पिरेशन लेके पेंटिंग बनाई है इंच बाय इंच की, फीट बाय फीट की, और फिर वो उनकी सीडीज बनती हैं। बड़े डिज़ाइनर्स जैसे H&M ज़ारा है, वो उनसे वो करते हैं। फिर H&M ज़ारा को दूसरे मार्केट जो इंटरप्रिटर्स होते हैं, जो मास प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, वो वहाँ से ट्रेंड उठाते हैं, और मास प्रोडक्शन जहाँ से ट्रेंड उठाते हैं वहाँ से मार्केट कॉपी करने वाले लोग इंस्पिरेशन उठा के वो सेम चीज़ बना लेते हैं। तो एकदम ओरिजिनलिटी पे जाओगे तो फैशन इंडस्ट्री में ओरिजिनलिटी करके कुछ भी नहीं है, सब लोग एक दूसरे से इंस्पिरेशन ही ले रहे हैं। हाँ, क्या होता है कि हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोई भी रेड एंड वाइट कुर्ती बनाई है, आप एग्जैक्ट रेड एंड वाइट कुर्ती नहीं बनाओगे, पर आप इंस्पिरेशन तो लोगे कि मैं यही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूँ। यू मेक थिंग्स अराउंड दैट। तो वो वैसे फैशन इंडस्ट्री में ना सब कुछ वो होता है एकदम ओरिजिनल फ्रॉम स्क्रैच। सब कोई स्केचिंग बना के ही अपनी कुर्ती की डिज़ाइनिंग करता है, पर वो जो स्केचिंग बनाने का फेज़ है ना, वो इंटरनेट पे या ऑनलाइन या कोई प्रोडक्ट देखने के बाद चालू होता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने स्केच है ना अपने दिमाग से मैंने स्केच करके एंड देन आई हैव मेड दिस कुर्ती, या मैंने ये वो बनाया है। ओके। मैंने कोई इंस्पिरेशन देखी है, हाँ मुझे लगा यार ये सिल्हूट बेटर है, वो डिज़ाइन बेटर है, ये कलर कॉम्बिनेशन बेटर है, अब मेरे हिसाब से मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एंड आई हैव मेड माई ओन डिज़ाइन। तो मुझे लगता है इट इज़ ऑलवेज अ मिक्स, इट इज़ नेवर। और आपने को ये बात भी नहीं करनी चाहिए कि फिर ओरिजिनलिटी कहाँ है। ओरिजिनलिटी का मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब कुछ ओरिजिनल ही है। आप कपड़े बेच रहे हो, आपका टिकट साइज 1000 1500 2000 रुपये है, ठीक है। तो और सब कुछ इंस्पिरेशन से ही बनता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नया निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ देख के उसको किसी में से कुछ घटा रहे हो और किसी में कुछ जोड़ रहे हो, वैसे करके ही सब कुछ बन रहा है। तो आई थिंक एवरीबडी हियर टेक्स इंस्पिरेशन, इनफैक्ट सारे बड़े ब्रांड्स भी वही करते हैं और उनके ट्रेंड्स हम फॉलो करते हैं। तो क्यों सब लोग बोलते हैं कि भाई कलर ट्रेंड ये आएगा ये साल, फैशन ट्रेंड वो आएगा ये साल, तो हम अगर ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं तो हम भी तो कॉपी कर रहे हैं ना। अगर आप ओरिजिनलिटी की बात करो तो फिर आप आपके हिसाब से नए 10 कलर बनाओ जो आप बना ही नहीं सकते हो। आपके हिसाब से नए 10 मोटिव बनाओ जो कभी होंगे ही नहीं दुनिया में, ऐसा थोड़ी हो सकता है इंडस्ट्री में।
दैट अंडरस्टूड। इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। अंडरस्टूड। ऐसा। अभी बात करते हैं ओवरऑल स्मॉल बिजनेसेस की विनय। आपको क्या लग रहा है स्मॉल बिजनेसेस का क्या फ्यूचर है इंडिया में? बहुत सारे रील्स मैंने देखे हैं, वायरल हो रहे हैं कि हाँ स्मॉल बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे अगले कुछ हाँ। सालों में, यस कॉर्पोरेट्स टेक ओवर कर लेंगे। यस यस। आपको क्या लग रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया कि स्मॉल बिजनेसेस आर इन डेंजर इन आर कंट्री। और मुझे ऐसा लगता है ये अपने कंट्री के लिए बहुत बड़ी चोट होने वाली है। हम्म। क्योंकि कैसा है कि लाइक फॉर अपने पिछले बात में ना 2008 का जिक्र हुआ था। हम्म। तो जब 2008 में रिसेशन आया था ना पूरी दुनिया में, तो इंडिया वॉज दी कंट्री जहाँ पे सबसे कम इफेक्ट हुआ था उसका। हम्म। उसका रीजन क्या था कि हम सोशल इकोनॉमी है। हम्म। वी आर अ सोशल इकोनॉमी। हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, तो हमारे यहाँ पावर वॉज ऑलवेज डिसेंट्रलाइज्ड। और जब आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनते हो तो पावर इज ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो देशों में चल सकती है जिसकी आबादी 10 12 15 करोड़ है। हमारे यहाँ एक एक स्टेट में 15 15 करोड़ की आबादी है। अब यहाँ पे कैपिटल इकोनॉमी बनाने की बातें करोगे तो आप देश को उल्टी दिशा में लेके जाओगे। आपको यहाँ बातें करनी चाहिए सिस्टम डालने की। कंप्लायंसेस ऐसे करो, इजी करो, जहाँ स्मॉल बिजनेसेस स्केल कर पाए। स्केल नहीं कर पाए तो सरवाइव कर पाए। क्योंकि हमारी ब्यूटी यही है, जैसे अगर हम पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें ना, तो मेजरली फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स जो वीविंग करते हैं, जो वीविंग यूनिट्स हैं, मेजर फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स भैया 5 से 20 मशीन वाले हैं। अब मेरी बात समझना। तो जो सबसे पहला स्टेज है जहाँ पे कपड़ा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, वही स्टेज पे जब स्मॉल स्केल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप कैसे कोई भी इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी बना के उसको सरवाइव करवा दोगे? तो फिर इतने सारे लोगों को आप जॉब कैसे दोगे? इतने सारे लोगों का सर्वाइवल कैसे करोगे? इकोनॉमी में वो कैसे होएगा? तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आर इन रिस्क बिकॉज इतने कॉम्प्लेक्स टैक्स के स्ट्रक्चर्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स मार्केट के काम करने के स्ट्रक्चर्स हैं, और ऐसे पहले नहीं थे। पहले ऐसे नहीं थी चीज़ें। पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी। पहले चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे बिजनेस के साथ में थी, पर इतनी खराब नहीं थी। चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं, और इसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है अपने को ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईज ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हमारे यहाँ मतलब हर महीने 2 2 बार रिटर्न फाइल करना, वो ये सब चीज़ों की वजह से ना काम बहुत बढ़ रहा है, पेपर वर्क बढ़ रहा है। सेल उतनी की उतनी ही है आदमी की, उसको खाली हर महीने 2 बार रिटर्न फाइल करना है। अननेसेसरी आप बर्डन बढ़ा रहे हो आप उसका। अगर वो पेपर वर्क नहीं करता है तो उसको एक अलग डर रहता है कि कभी भी आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे। तो अगर कोई तुम्हारी दुकान पे आता है, चाहे तुमने चोरी करी है नहीं करी है, तुमको मिठाई देनी है। सो मिठाई इज लाइक सिनोनिम ऑफ करप्शन, बहुत सबको पता है क्या है। तो ये सारी चीज़ें छोटे बिजनेसमैन को सरवाइव ही नहीं करने देगी। और मुझे लगता है अगर छोटे बिजनेसमैन नहीं सरवाइव करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी बहुत मेजर स्तर पे हिलने वाली है। क्योंकि हमारी खूबसूरती इसमें है कि हम डिसेंट्रलाइज थे। हर हर थोड़े थोड़े किलोमीटर बाद देर वॉज लाइक कि हर गांव में एक कुंभार था, एक लोहार था, एक जूते बनाने वाला था, एक कपड़े बनाने वाला था। तो इट वॉज अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी ऑलवेज। एक ही आदमी के पास पावर नहीं था, और उसी की वजह से हमारे ऊपर सबसे कम इफेक्ट भी आया था 2008 में। क्योंकि हम सेंट्रलाइज इकोनॉमी नहीं है। जब सेंट्रलाइज इकोनॉमी होता है ना, एक ही आदमी के पास पावर है, तो जब सारा सत्ता का जोर ही उसके पास है, तो अगर उसकी कमर टूटेगी तो सबको कमर टूटेगी। अगर रिसेशन आता है और हम डिसेंट मतलब अगर कोई भी छोटे बिजनेसेस सरवाइव करते हैं और कोई भी एक एरिया या एक रीजन के बिजनेसेस हैम्पर हो रहे हैं, तो दूसरे रीजन के बिजनेस हैम्पर नहीं हो रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बैलेंस आउट द कंट्रीज इकोनॉमी। आप समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करने के हिसाब से ही पॉलिसीज होनी चाहिए हमेशा, और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। ना कि हमें कैपिटल इकोनॉमी बनना है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को खड़ा करना ही नहीं चाहिए। ओके। विनय, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ब्रांड बनाने पे। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसेस चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं। दुकानों में और ब्रांड्स में क्या फ़र्क होता है? इज इट अ डिफरेंस इन द माइंडसेट? और अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपनी दुकान को एक ब्रांड बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? तो एकदम करेक्ट बोला आपने, माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क है। तो माइंडसेट सबसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट। येस, यू विल हैव टू, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को एक ब्रांड बनाना है। एक ब्रांड और नॉर्मल दुकान के उसमें ना भैया क्या होता है,
SOPs का फ़र्क है। मतलब समझ रहे हो, कोई एक ब्रांड हो गया ना, तो उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, SOPs हैं। तो वो चीज़ें, एक ब्रांड का काम होता है कि वो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को, मतलब उनके एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उनके हर काम में उन्होंने एक सिस्टम बना रखे हैं, उन्होंने हर चीज़ का 1 2 3 4 स्टेप्स किया हुआ है, और वो हर काम को वो स्टेप्स के थ्रू ही करते हैं, तो वो ब्रांड बन पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ब्रांड बनाने के लिए आपको यूनिट सिस्टम इन प्लेस। आप ऐसे ही ब्रांड नहीं बना सकते हो। ब्रांड बनाने के लिए ऑथेंटिसिटी भी चाहिए, कस्टमर का ट्रस्ट भी चाहिए, फिर मेरे हिसाब से वक्त भी चाहिए। रातों रात ब्रांड्स नहीं बनती हैं, ब्रांड को बनने में टाइम लगता है, क्योंकि ब्रांड बनती है भरोसे से, और रातों रात भरोसा भी नहीं आता है, राइट। तो और फिर उसके लिए क्या है, एक फिक्स सिस्टम होना चाहिए। मतलब यू नीड प्रॉपर SOPs, काम करने के तरीके, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के तरीके। आप कोई भी अच्छे ब्रांड के स्टोर में जाओगे ना, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस देखना आप कभी भी, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ब्रांड की गलती नहीं भी है, मतलब ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस एकदम एप्ट एग्जाम्पल लगता है। अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लेटिनम कार्ड है, और आपकी कहीं गाड़ी ठुक जाती है, और आप वो गाड़ी वालों से वो कंपनी को नहीं फ़ोन कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू रीच, या आपको मेडिकल असिस्टेंस या आप नहीं रीच कर सकते हो, आप अमेरिकन एक्सप्रेस की कस्टमर सर्विसेज पे फ़ोन करो, और आप उनको बोलो मैं ये प्रॉब्लम में हूँ। दे विल हेल्प यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जबकि उनका तो काम है क्रेडिट कार्ड का, समझ रहे हो, वो कहीं, दे आर नॉट इवन रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, बट व्हाट आर दे डूइंग बेटर इज कस्टमर सर्विस। तो अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस एक बार हो गया, तो आप चाहे उसके चार्जेस कितने भी ज़्यादा हो, वो आपको कितना भी सरप्लस लेता हो, प्रीमियम लेता हो, आप उसको छोड़ोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। तो ब्रांड बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कई बार ना दुकानदार ईगो में आ जाते हैं, मेरे यहाँ का माल ही नहीं है, मैंने थोड़ी फाड़ के दिया था, आपने दागी लगा दिया, समझ रहे हो। आपको वो ये सोचते हैं, यार ये मेरा 3,000 का पीस वापस आ गया। मेरे हिसाब से आपको वो खुशी खुशी वापस लेना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, और उसको 3,000 की जगह 6,000 का माल देना चाहिए, कि मैम एक तो ये प्रोडक्ट जिसका आपने पैसा दिया है, और क्योंकि आपको वापस आना पड़ा मेरी दुकान पे, और आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आया, आपका टाइम खराब हुआ, तो वो मैं कॉम्पनसेट तो भी नहीं कर पाऊंगा, पर एज अ गुड जेस्चर मैं ये एक सूट आपको मेरी तरफ से गिफ्ट देता हूँ, या मैं 3,000 का आपको गिफ्ट वाउचर देता हूँ। आप उसको वो एक्सपीरियंस देने की बात करो। अगर आपको वो ब्रांड बनना है, अगर आपको वो दुकानदार ही बनना है, तो आप बोल दो नहीं ये हमारा है ही नहीं, हमारी गलती नहीं है, आप ले गए, आपका है, आप फ्री, आपकी एक बार की सेल हो गई। आप ब्रांड कभी बन ही नहीं पाओगे, आपका वो माइंडसेट ही नहीं है। वंडरफुल। हाँ। विनय भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है, एंड आई एम श्योर, स्पेशली जो ब्रांड बनने की हमने बात की है, तो जो लोग अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं वो इस पॉडकास्ट में से कुछ भी लर्निंग लेंगे। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर देम। जाने से पहले दो तीन कौन सी एडवाइजेस आप बिजनेस ओनर्स को देना चाहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि भाई ये तो काम कर लेना, नहीं तो नहीं चलेगा? तो सबसे पहले तो ना मेरे को ऐसा लगता है जो सब बिजनेस ओनर्स को करना चाहिए वो है, कंफर्ट भूल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करो, घड़ी मत देखो। मतलब मुझे लगता है ऑफिसों में घड़ी ही नहीं होनी चाहिए, ऑफिसों में घड़ी होनी ही नहीं चाहिए। और एक, जब तक आपके अंदर वो जोश है, यू हैव सर्टन एज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जितना बड़ा सपना देख सकते हो ना देखो। मतलब कीप योर सेल्फ एज हंग्री एज यू कैन, तो यू विल ऑलवेज हैव दैट ड्राइव। मतलब आपको वो भागने की लगन रहेगी। आप छोटा सोचो ही मत, आप ये सोचो ही मत कि मैं अभी 10 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे को 1,000 रुपये कमाना है। आप यही सोचो कि मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, मुझे लाख रुपये कमाने हैं। सीधा इतनी बड़ी छलांग की दिमाग में रखो, क्योंकि जब इतना बड़ा छलांग का दिमाग में रखोगे तो शायद 1,000 की जगह 1,500 पे पहुंच जाओगे। तो बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ मैंने 10 था, 1,000 सोचा था, 1,500 पे आ गया। तो 1,500 पे आने के लिए लाख का सोचना पड़ेगा। आप समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से यू हैव टू जस्ट पुट एवरीथिंग इनसाइड इट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो इट इज़ नॉट लाइक 9 to 5। कोई आदमी ये सोचता है ना, यार मैं बिजनेस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ना मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अपने मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, दैट इज द नोशन अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप। लोग आधे, अधिकतर 20-30% लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए कर रहे हैं कि भाई मैं सेठ बन जाऊंगा, आई विल बी फ्री, आई विल नॉट हैव 9 to 5। पर मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को फ्रीडम चाहिए तो 9 to 5 इज द बेस्ट फ्रीडम। क्योंकि अगर आपने बिजनेस किया तो 9 to 5 इज नॉट योर जॉब टाइम।
फिर रात को 10 बजे भी फैक्ट्री में ब्रेकडाउन आया तो तुम्हें फ़ोन उठाना पड़ेगा। रात को 3 बजे भी ब्रेकडाउन आया तो तुम्हें फ़ोन उठाना पड़ेगा। 9 to 5 में तो 5 बजे के बाद ईमेल आया तो सुबह 9 बजे ही चेक करोगे तुम 5 बजे के बाद लैपटॉप नहीं खोल रहे हो अनटिल अनलेस तुम्हें कोई प्रमोशन की लालच हो तो तुम ओवर टाइम करके अपने मैनेजर को दिखा रहे हो, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है बिजनेसमैन्स को यू पुट एवरीथिंग इनटू इट, जितना ज़्यादा हाथ से काम कर सको, क्योंकि जैसे हाथ से काम करोगे, ऑन फील्ड काम करोगे, तो आपको पता चलेगा, यू विल लर्न टू रीड पीपल। लोगों को पढ़ने की तुम्हें में कला आएगी, तुम्हें पता चलेगा उसको अच्छा लगा है, बुरा लगा है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की तुम्हारे में कला आएगी। ये सब कलाएं जो ज़रूरी है व्यापार के लिए, जो आई थिंक वो गायब हो गए। कम्युनिकेट, बातचीत करने की जो कला है, पीपल हैव फॉरगॉटन ऑल दिस। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, मार्केट में ही घूमो, बिल्कुल टाइम देखो मत, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करो। तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अ न्यू बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर और एवरीथिंग। Understood. Thank you so much, Vinay, थैंक यू again, भैया, थैंक यू। and thank you so much to the people who have watched this podcast. अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट फुल। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें देखने का ऑप्शन था, सही लेकिन बात एक है घंटा भैया। लगा के उन लोगों ने पॉडकास्ट देखा है, विच इज़ अ क्लियर साइन दैट यू गाइज वांट टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। तो आप वो 1% क्लब में ऑलरेडी हैं जो अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारे डांस वांस ये सब चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन टेलिंग योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे को जाने से पहले बता के जाना अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को लाऊं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट गेस्ट फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच।